प्रदेश भारत का एक ऐसा प्रदेश है जहां जैव संपदा का भरपूर भंडार है, लेकिन इस जैव संपदा का दोहन एवं संरक्षण पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हिमाचल प्रदेश में ही इससे संबंधित अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई। परिणाम स्वरूप सन 1997 में CSIR कॉम्प्लेक्स पालमपुर को राष्ट्रीय संस्थान बना दिया गया और संस्थान का नाम हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IHBT पालमपुर रख दिया गया। हिमालय जैव संपदा संस्थान भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के हिमालय की भव्य हिमयुक्त धौलाधार पर्वत माला की गोद में बसे पालमपुर नगर में स्थित है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन में आज लुप्त हो रही जैव संपदा के बारे में जानेंगे, जिन्हें संरक्षण की संवर्धन की आवश्यकता है। विलुप्त हो रही उन प्रजातियों के विषय में जिनका संरक्षण व विकास मानव जीवन व समाज के लिए आवश्यक है। इनमें से एक है कड़वे, जो कि उच्च पर्वतीय क्षेत्र में उगने वाला पौधा है जो औषधीय गुणों से युक्त है। बात करें रतन जोत की, तो रतन जोत लाहौल स्पीति व चंबा के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल बालों को रंगने के साथ साथ ऊनी कपड़ों को रंगने के लिए भी किया जाता है। कुठ, जिसे आप सभी जानते ही होंगे, लाहौल स्पीति में उगाया जाने वाला एक औषधीय पौधा है, जिसे विकसित करने की भी आवश्यकता अब महसूस की जाने लगी है। धूप या गुग्गल धूप की बात करें तो इस पौधे की जड़ें इस्तेमाल की जाती हैं जो खुशबूदार होती हैं, किंतु इन पौधों के औषधीय महत्व को समझते हुए इनका दोहन हो रहा है, किंतु संरक्षण नहीं। पटीस, जिसका वैज्ञानिक नाम है एकोनिटम हेट्रोपिलम, जी हाँ, इसकी जड़ों का प्रयोग पेट दर्द व बुखार जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। रखाल, जो कि टेक्सस बकाटा के नाम से जाना जाता है, देवदार और राई के बीच में पल्लवित होता है। एंटी कैंसर के गुणों से युक्त इस पौधे का अति दोहन किया गया है, जिसके चलते ये विलुप्त प्रजातियों में गिना जाता है। मुश्कबाला, जिसका वैज्ञानिक नाम वेलेनीरा जटामासी है व देसी नाम नाड़ू है, इसकी जड़ें खुशबूदार होती हैं। इत्र के लिए, धूप हवन सामग्री के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्थानीय लोग इसकी जड़ों को ऊनी वस्त्रों में रखते हैं ताकि अपने वस्त्रों को कीड़े के काटने से बचा सके। बन ककड़ी एक ऐसा ही पौधा है जिसे औषधीय पौधे के रूप में जाना जाता है, जिसका फल पकने पर खाया जाता है व जड़ों का औषधीय रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लुंगड़ू की बात करें, इसे डिप्लाजियम मैक्सिमम के नाम से जाना जाता है और बरसात में इसका खूब दोहन होता है। हंसराज नाम से जाने जाने वाला एडटियम किस्म का पौधा आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए प्रयोग में लाया जाता है और इसके अतिरिक्त इसका इस्तेमाल घर की सजावट के लिए भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त फर्न की कुछ किस्में हैं जिनमें से एक का प्रयोग सिंदूर के रूप में किया जाता है। इसकी विभिन्न प्रजातियां हैं। इसे संजीवनी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सभी किस्मों को संरक्षण की आवश्यकता है। अधिक जानकारी इन विलुप्त प्रजातियों के बारे में लेते हैं इंजीनियर अमित कुमार जी से। हमारा संस्थान हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान हिमालय में अवस्थित है और जैसा हम लोग जानते हैं कि हिमालय में बहुत सारे जड़ी बूटी मिलते हैं और उसके अलावा ये पूरे जंगलों का क्षेत्र है। तो इस जंगल में किस तरह की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, उनका क्या योग है और उनका क्या स्टेटस है, ये जानने के लिए हम लोग रिमोट सेंसिंग GIS का यूज करते हैं, जिस सैटेलाइट डाटा का यूज़ किया जाता है। से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को यहाँ डाटाबेस के तौर पे हम लोग रिपोजिटरी में जमा करते हैं, ताकि कोई लोग अगर जानना चाहे कि यहाँ किस तरह का रिसोर्सेज है, किस तरह का प्लांट मटेरियल मिल रहा है, उसका कंडीशन क्या है, तो उन डाटाबेस के थ्रू उसको पता चल सके। तो इसके लिए सैटेलाइट डाटा के लिए मतलब जैसे कि पुराने समय का भी मिलता है और डे टू डे बेसिस पे भी अवेलेबल होता है। तो सैटेलाइट डाटा के थ्रू हम किसी भी फॉरेस्ट का या किसी भी एरिया का पहले का क्या कंडीशन था
और आज की डेट में क्या कंडीशन है, उस फॉरेस्ट में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, किस तरह के डिटोरिएशन या किस तरह के चेंजेज आ रहे हैं, उसके लिए सेटेलाइट डाटा को हम यूज कर सकते हैं। और इन सेटेलाइट डाटा को यूज करते हुए हम लोग डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी प्लानिंग के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे एरिया में लैंड कवर की कंडीशंस क्या हैं। तो सेटेलाइट डाटा के थ्रू हम इस एरिया में कितने, कहाँ पे एग्रीकल्चर है, कहाँ पे फॉरेस्ट है, कहाँ पे रिवर बॉडीज है, कितना है और इसका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन आज की डेट में क्या है, इस तरह का इन्फॉर्मेशन बनाते हैं। इसके अलावा सेटेलाइट डाटा के थ्रू चेन डिटेक्शन स्टडी भी करते हैं कि किसी एरिया में, जैसे हम लोगों ने सोलंग नाला एरिया में किया है, वहाँ पे अंडर माउंटेन टनल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ के बायो रिसोर्सेज को थ्रेट्स हो रही हैं। साथ साथ जैसे पांगी एरिया के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी इंटीरियर एरिया माना जाता है हिमाचल प्रदेश का। तो अब तक वो काफ़ी सुरक्षित था, लेकिन वहाँ भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सच पास के थ्रू रोड्स बनाए जा रहे हैं। तो उससे क्या चेंजेज आ सकते हैं फ्यूचर में, इसके लिए सेटेलाइट डाटा का हम लोग यूज कर रहे हैं। साथ साथ हमारे हिमाचल प्रदेश में रिसोर्स मैपिंग, जैसे बैम्बू का, एप्पल ऑर्चर्ड्स कहाँ कहाँ मिल रहा है, बैम्बू कितना एरिया में मिल रहा है, कौन कौन सा बैम्बू स्पीसीज मिल रहा है। इसी तरह से एप्पल ऑर्चर्ड्स हमने स्पीति एरिया में मैपिंग की है। स्पीति एरिया जैसे आपको पता होगा, पहले कोल्ड डेजर्ट एरिया, वहाँ पे पेड़ नहीं हुआ करते, लेकिन आजकल वहाँ पे काफ़ी एप्पल ऑर्चर्ड्स आप देख पाएंगे। तो उनकी मैपिंग हमने की है सेटेलाइट डाटा के थ्रू। और उसके अलावा हमारी एक्टिविटीज़ है इकोलॉजिकल सर्वेज। इकोलॉजिकल सर्विस में हमारे संस्थान के वैज्ञानिक जंगलों का सर्वेक्षण करते हैं और वहाँ पे जाके जंगलों में कौन कौन से जड़ी बूटी मिलते हैं, कितना मिलते हैं और किस स्टेटस में है, उन सब की मॉनिटरिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू और सर्वेइंग मेथड के द्वारा किया जाता है। और उसका हम लोग यहाँ सेटेलाइट डाटा और सारे जितने भी इंफॉर्मेशन के थ्रू जितने इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं यहाँ पे इकट्ठा करके और यहाँ पे मतलब इस तरह से कंप्यूटर में जमा करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे है। किसान भाइयों, उत्तरी हिमालय क्षेत्र में अनेकों ऐसी प्रजातियां हैं जो संरक्षित की जा सकती हैं और जिनको संरक्षण दिया जा रहा है, जिनका मानव समाज के लिए कई रूपों में महत्व है। लगभग 140 के आसपास प्रजातियां उत्तरी हिमालय में विकसित व संरक्षित की गई है, जिनमें से फरनरी, कुंगू व कई अन्य पौधे हैं जिन्हें हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। इन पौधों का न केवल औषधीय महत्व है, बल्कि घर की सजावट, वातावरण को प्रदूषण मुक्त करने व कफ, खांसी, जुखाम और दूसरी बीमारियों से बचाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। इस संस्थान में किसानों को समय समय पर इन पौधों के संरक्षण, उत्पादन व उचित दोहन का ज्ञान दिया जाता है। इन पौधों की पहचान बताई जाती है। अधिक जानकारी लेते हैं डॉक्टर अलका से। फरनरी अर्थात प्रनांगरी, यह उत्तरी हिमालयन क्षेत्र का एक सबसे अनूठा प्रनांगरी है, जहाँ पर 140 प्रजातियाँ ग्रो कर रही हैं। सफलतापूर्वक ये अच्छे से हरे भरे कंडीशन में ग्रो कर रही हैं और इसमें बहुत सारी प्रजातियां खाने के लिए उपयुक्त हैं, बहुत सारी प्रजातियां सजावटी के रूप में उपयुक्त होती हैं, बहुत सारी प्रजातियां जो है वो हमारी वो दवाओं, औषधीय रूप में इनका उपयोग होता है, जैसे कफ, खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, एंटीबायोटिक और एंटी माइक्रोबियल्स के रूप में इनका इस्तेमाल होता है। और हमारे पास बहुत सारी प्रजातियां हैं जो पेड़ों के ऊपर अर्थात एपीफाइट के रूप में पाई जाती हैं, दूसरे पेड़ों के छाल पर ग्रो करती हैं, जो एपीफाइट्स के रूप में ग्रो करती हैं, जो बरसात के दिनों में ही मूलतः देखी जाती हैं। बरसात ऋतु ख़त्म होने के बाद वो गायब हो जाती हैं, फिर वर्षा ऋतु आने के टाइम उनके राइजोम से पुनः नए पौधे आ जाते हैं। और करीब 140 प्रजातियां में कुछ प्रजातियां हमारी, 2 प्रजातियां जलीय भी हैं। एक क्लाइंबर है जो कि पेड़ों के ऊपर या किसी सहारे के साथ ऊपर ग्रो करता है, और एक हमारे पास ट्री फर्न की प्रजाति है जो कि जिसके पिथ नॉर्थ ईस्ट रीजन में, हिमालयन रीजन में कार्बोहाइड्रेट का स्रोत का काम करते हैं और ये काफ़ी उपयोगी प्लांट है। ये ऑर्किड ग्रोअर्स भी इसका उपयोग करते हैं। और ट्री फर्न जो है हमारे पूरे उत्तरी हिमालयन जोन में हमारे पास एक बहुत दुर्लभ प्रजाति के रूप में उग रही है और हमारे यहाँ इसकी पूर्ण रूप से देखभाल होती है, इसका मेंटेनेंस है। हम इनको
एक उचित वातावरण या उचित माहौल देते हैं। जिस हैबिटेट में ये प्रकृति में पाए जाते हैं उसी हैबिटेट में इनको यहाँ पर रखने के लिए हम भरपूर कोशिश करते हैं। हम लोग इनकी मेंटेनेंस का ध्यान रखते हैं। मूलतः ये प्लांट जो हैं, ये पादप समुदाय जो हैं वो छायादार और नम इलाके में होते हैं, इसलिए हम मूलतः मुख्य रूप से इनको छाया और नमी प्रदान करने की कोशिश करते हैं। ज़रूरत पड़ती है कभी कभी कि पोषक तत्वों की भी, तो इनको पोषक तत्व भी देते हैं। एक और मुख्य बात यह है कि ये पादप समूह बहुत सारी इसकी कई प्रजातियां जो है वो प्रकृति से प्रदूषण को भी अवशोषित करती है। हमारे हिमालय जोन में तो कल कारखाने कम हैं, फिर भी जो सड़कों के किनारे जो प्रदूषण है, लेड है या अदर है, कार्बन डाइऑक्साइड या अदर पॉल्यूशन के जो स्रोत हैं, उनको ये अपने आप में समाहित कर लेती हैं। एक खास प्रजाति है टेरिस विटाटा जो भूमि से आर्सेनिक को अवशोषित करके अपने लीफ तक ले जाती है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि उस पादप में कोई विषाक्तता का लक्षण नहीं दिखाई देता है, वो बिल्कुल हेल्दी कंडीशन में ग्रो करता रहता है। यानी कि इनमें मुख्य एक धातु को अवशोषित करने के लिए, विषाक्त धातु को अवशोषित करने की इनमें एक अद्भुत क्षमता है जो कि अन्य पादप समुदाय में नहीं है। एक विशिष्ट पादप प्रजाति हमारे पास सिलेजिनेला है, जिसको पहाड़ी क्षेत्रों में कुंगू के नाम से बुलाते हैं। इसको अगर हम धूप में रख देते हैं थालियों में, तो इनसे एक लाल रंग का टीका निकलता है जो अपने आप वो मूलतः स्पोर होता है प्लांट का, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में ये लाल रंग का होने से इसको लोग टीका के रूप में प्रयुक्त करते हैं और ये कुंगू कहलाता है। तो और ये सिलेजिनेला प्रजाति जो है इसका मूलतः संजीवनी के रूप में लोग बुलाते रहे हैं, लेकिन ये जो संजीवनी के रूप में जो बताया गया है सिलेजिनेला की प्रजाति, वह गर्म इलाकों में, जैसे उधर जो प्लेन के जो क्षेत्र हैं, जैसे आपको विंध्याचल जोन में जो पर्वत श्रेणियां हैं उस पर जो सिलेजिनेला की प्रजाति है वो मूलतः संजीवनी के नाम से है। हिमालय प्रदेश में जो सिलेजिनेला की प्रजाति है वो संजीवनी तो नहीं है, लेकिन उसी ग्रुप का है जिसको लोग कुंगू के रूप में बुलाते हैं। इसकी करीब करीब 6-7 प्रजातियां पूरे उत्तरी भारत में है, जो हमारे फर्न हाउस में भी ग्रो कर रही है। इस समय उसका सीजन थोड़ा सा कम होता जा रहा है, बट फिर भी हमारे यहाँ उचित रख रखाव के वजह से कुछ प्रजातियां अभी भी देखने को आपको मिलेंगी। और करीब 140 कुल मिला के 140 प्रजातियां हैं जो सफलतापूर्वक डेवलप हो रही हैं, ग्रो कर रही हैं। हम इनमें से कुछ ऑर्नामेंटल शोभाकारी पादपों का छोटा छोटा नर्सरी भी तैयार कर रहे हैं, जो आसपास के संस्थानों को या जो गार्डन लवर हैं उनको अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको हम सेल भी करते हैं। हमारे यहाँ बिक्री भी है। अगर किसी भी को भी पादप प्रजाति के बारे में कुछ अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे डायरेक्टर को लिख सकते हैं, जो हमारे संस्थान के निदेशक हैं उनको लिख सकते हैं, और उनको जो भी उचित जानकारी होगी हमारे संस्थान के द्वारा दिया जाएगा। और कुछ जो इंटरेस्टेड हैं इस पादप समुदाय में, उनको हम बिक्री भी करते हैं समय समय पर। पादप समुदाय की जितनी भी मात्रा में अगर ऑर्डर होता है हम बिक्री कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो मैन पावर है वो उनको मल्टीप्लाई करते हैं वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा। दूसरी बात है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज इसकी डिमांड कर रहे हैं और प्रदूषण का अवशोषण करते हैं ये, इसलिए बहुत सारे जो कल कारखाने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं वो इसकी डिमांड कर रहे हैं कि इसकी नर्सरी हमें दीजिए, ताकि हम अपने इर्द गिर्द जो हमारे कल कारखानों से जो प्रदूषण फैल रहा है उसको हम कम कर सकें। आसपास लगा करके इस पादप प्रजाति से शोभाकारी होने के साथ साथ ये प्रदूषण अवशोषक भी है, इसलिए उनको लगाने के लिए हमारे पास बहुत सारे मांगे आ रही हैं। चूँकि इस पर हमारे संस्थान में काफ़ी शोध हुए हैं और इसकी जो खास जो रासायनिक तत्व हैं इस पर भी हमारे संस्थान में शोध चल रहा है। इसमें कौन सा अणु जो है, मॉलिक्यूल जो है काफ़ी एक्टिव है, कौन सा जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि कौन प्रदूषण अवशोषण करे, या अदर जो कैरेक्टर्स हैं जो अदर प्लांट्स के तरह जो ड्रॉट टॉलरेंस है या अदर जो भी कैरेक्टर्स है इस प्लांट में है, उस पर भी हमारे यहाँ शोध जारी है। और अब इस प्रणांग पर, इस वनस्पति पर हमारे यहाँ बहुत गहन शोध चला हुआ है, जिसमें भिन्न भिन्न एस्पेक्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं। किसान भाइयों, जैव संपदा के संरक्षण व संवर्धन की जिम्मेदारी हमारी है। ये समाज हमारा है। वह विलुप्त हो रही जैव संपदा इस समाज के भरण पोषण हेतु आवश्यक है। जरूरत है कृषि वैज्ञानिकों से इन विलुप्त प्राय पौधों की जानकारी हासिल करने की, ताकि हम प्रकृति के वरदान इन जैवीय संपदाओं का
अपनी आर्थिकी सुदृढ़ करने में व इसका उचित दोहन करने में, इसको पल्वित, पुष्पित व संरक्षित करने में सफल हो सकें।